हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है अंडर चैप्टर 12 एंड सेक्शंस 154 टू 176। बेसिकली जो ये चैप्टर 12 है हमारा, ये बताता है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उनकी पावर क्या होगी रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। पहले हम इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड पर्पज़ क्या है इन्वेस्टिगेशन का। जो हमारा सेक्शन 2H है वो डिफाइन करता है इन्वेस्टिगेशन को। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और एनी ऑथराइज्ड पर्सन अदर देन ए मैजिस्ट्रेट फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करेगा या कोई अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है, मैजिस्ट्रेट को छोड़ के। और इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस रिगार्डिंग द ऑफेंस allegedly कमिटेड। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। नेक्स्ट वर्ड ये है हमारा इंक्वायरी। इंक्वायरी हमारा सेक्शन 2G डिफाइन करता है। इंक्वायरी बेसिकली कंडक्ट की जाती है मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा, जो कि ट्रायल नहीं होता। एंड फिर हमारा जो ट्रायल है, ट्रायल वर्ड कहीं पे भी डिफाइन नहीं कोर्ट के अंदर। बेसिकली ट्रायल क्या होता है, ट्रायल के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं गिल्ट एंड इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस हु इज कमिटेड बाय हिम। ट्रायल के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि वो बंदा गिल्टी है या इनोसेंट है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जिसके जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा, उसे हम ट्रायल कहते हैं। बट वेदर इंक्वायरी, जहाँ इंक्वायरी रिलेट कर रही किसी भी मैटर से, उन मैटर्स के अलावा जो ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं गिल्ट और इनोसेंस किसी भी पर्सन की इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एलिज्ड ऑफेंस, वो सिर्फ एक मियर इंक्वायरी है, ना कि ट्रायल है। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्वायरी की जाती फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू द वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स अंडर सेक्शन 125। बेसिकली पहले हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जब किसी भी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके अंदर पुलिस ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल उस जगह पे जाएंगे जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है। सेकेंडली फाइंड आउट करेंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। थर्ड डिस्कवर करेंगे, ढूंढेंगे, अरेस्ट करेंगे सस्पेक्टेड पर्सन को, सस्पेक्टेड ऑफेंडर को। फोर्थली एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस police officers have power to examine any person acquainted with the facts and circumstances of the case। किसी भी पर्सन को एग्जामिन किया जा सकता है अगर उन पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि इस बंदे को पता है इस केस के रिगार्डिंग। एंड किसी भी प्लेस को सर्च किया जा सकता है, किसी भी थिंग को सीज किया जा सकता है इफ़ द थिंग विच आर सीज्ड आर नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। उन चीज़ों को हम सीज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट 173 के अंदर चार्जशीट फाइल कर देती है, जिसे हम बेसिकली चालान भी कहते हैं। पुलिस वैन टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस इन्वेस्टिगेट कब करेगी, या तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी पर्सन के द्वारा फॉर द कमीशन ऑफ एन कोग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया, किसी बंदे ने जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तब जो कि हमारा 157(1) के बताता है। एंड बिना इन्फॉर्मेशन के भी किया जा सकता है, बट पुलिस को रीजनेबल सस्पेशन होना चाहिए कि कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है 157(1) के अंदर। या फिर अगर मैजिस्ट्रेट, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे अंडर सेक्शन 190 के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी ऑफेंस जिसके लिए वो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है टू टेक कॉग्निजेंस। जो हमारा सेक्शन 156 कहता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का या एनी अदर ऑफिसर ऑफ ए हायर रैंक, जो कि हमारा सेक्शन 36 प्रोवाइड करता है, वो ही एम्पावर्ड है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन पुलिस को दो चीज़ों की रिगार्डिंग दी जाएगी। एक तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि हमारी 154 के अंदर है बेसिकली, जिसे हम FIR कहते हैं। सेकेंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग 155 के अंदर, 155 के अंदर। 154 के अंदर जो FIR पुलिस ऑफिसर लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ FIR के बेस के ऊपर, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है SHO,
अगर उसे लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा रिगार्डिंग दैट ऑफेंस, जिसे हम अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। एंड मैजिस्ट्रेट, जो भी मैजिस्ट्रेट कंसर्न है, जिसकी भी जुरिस्डिक्शन बनती है अंडर सेक्शन 157, उसको फॉरवर्ड कर देगा, जिसे बेसिकली कॉपी ऑफ एफआईआर ही फॉरवर्ड की जाती है। जो पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, 155(2) यही कहता है। लेकिन जब अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो पुलिस ऑफिसर जिसको ऑर्डर मिले वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है इन द सेम मैनर एंड इन द सेम पावर इन विच ही इन्वेस्टिगेटेड द कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के दौरान उसको पावर दी गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसी मैनर के अंदर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। बेसिक डिफरेंस यही होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट। प्रोसीजर क्या रहेगा आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर? एसएचओ है जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, अपनी रिपोर्ट तैयार करके सर्कमस्टांसेस की मैजिस्ट्रेट को, जिसकी भी पावर है, उसको फॉरवर्ड कर देगा सच एन ऑफेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट 157 के अंदर। जो मैजिस्ट्रेट वर्ड मेंशन किया गया है 156(3) और 157(1) के अंदर, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। द मैजिस्ट्रेट मेंशन इन सेक्शन 156(3) एंड 157(1) इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। आफ्टर दैट क्या करेगा? एसएचओ प्रोसीड करेगा, इन पर्सन खुद ही जाएगा या डिप्यूट कर देगा किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को। प्रोसीड करने के लिए स्पॉट पे जाएंगे जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ, इन्वेस्टिगेट करेंगे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। फिर हमारा आ जाता है 160 के अंदर, पावर है पुलिस ऑफिसर के ऊपर पास कि वो रिक्वायर कर सकता है किसी भी विटनेस की अटेंडेंस को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161, एन इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर में बाई ऑर्डर जो कि राइटिंग में होगा, रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की। बट यहाँ एक प्रोविज़ो भी है, मतलब जिसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं। बेसिकली कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स है या कोई भी वुमेन है, उसको रिक्वायर नहीं किया जा सकता अटेंडेंस के लिए, अदर देन सिर्फ उस जगह पे जहाँ वो रिसाइड करते हैं वहीं पे जाके उन्हें उनकी एग्जामिनेशन की जा सकती है, और किसी प्लेस पे उनको नहीं बुलाया जा सकता है। अगर कोई भी पर्सन इंटेंशनली ओमिट करता है, डिसोबे करता है ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, वो लाइबल है अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी, जो कि अपने आप में एक ऑफेंस है, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। फिर हमारा आ जाता है 161 के बयान, जो कहते हैं ना एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, पावर टू इंटेरोगेट विटनेसेस एंड टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट्स। पावर टू इंटेरोगेट 161(1) रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161(5). तो इसके अंदर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है विटनेसेस की, पुलिस एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस को, रिकॉर्ड कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, ओरली भी एग्जामिन कर सकता है उन बंदों को जिसे लगता है कि ये जानते हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के बारे में। एंड जिनकी भी एग्जामिनेशन होगी वो पर्सन बाउंड है आंसर करें ट्रूली, सच बताएं, सिर्फ उन क्वेश्चन को छोड़ के जिन क्वेश्चंस के आंसर एक्सपोज करते हैं हिम टू क्रिमिनल चार्ज और टू ए पेनल्टी। जो पुलिस ऑफिसर रिड्यूस करेगा राइटिंग के अंदर कोई भी स्टेटमेंट उसको दी गई है इन द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर इफ ही डज सो ही शैल मेक ए सेपरेट, अगर वो ये करता है तो वो एक सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा स्टेटमेंट की, हर एक पर्सन की अलग अलग। अगर जो 161 के बयान हैं इनको में ऑल्सो भी रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है या किसी भी वुमेन की स्टेटमेंट लेनी है रिगार्डिंग दी ऑफेंस, जो कि हमारे 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, B, C, D ऑफ IPC के अंदर हैं, तो वो रिकॉर्ड की जाएगी एक वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही या किसी एनी वुमेन ऑफिसर के द्वारा। फिर हमारी एविडेंटरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट में टू दी पुलिस, जो 161 के बयान दिए गए हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जो पुलिस ने एग्जामिन किया विटनेसेस को, उनकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी?
जितने भी 161 के अंदर बयान लिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है बाय द पुलिस, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 are not a substantive piece of evidence. The statement which are recorded under section 161 are only used for the purpose of contradiction or for the purpose of corroboration under section 157 of the Indian Evidence Act and under section 145 of the Indian Evidence Act. सिर्फ contradict और corroborate करने के लिए ही उन स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है। फिर हमारी एविडेंट्री वैल्यू ऑफ एफआईआर की एविडेंट्री वैल्यू क्या होगी? एफआईआर भी सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इसको भी सिर्फ कोरोबोरेट करने के लिए, कोरोबोरेट भी किसको करेंगे? इन्फॉर्मेंट को, जिसने एफआईआर लॉज करवाई है अंडर सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर उस इन्फॉर्मेंट को, जिस बंदे ने एफआईआर लॉज कराई है, उसे हम एज एन विटनेस कॉल करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल के दौरान। और जो हमारी 162 के अंदर स्टेटमेंट लिखी जाती है पुलिस के द्वारा, उसे सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि कोरोबोरेशन के लिए। 145 अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आइए 164 के बयान जो है, पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा अंडर सेक्शन 164 के अंदर, जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा किसी भी अक्यूज पर्सन का, वो वॉलेंट्री कन्फेशन होना चाहिए। मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले अक्यूज पर्सन को बताएंगे कि ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक इन कन्फेशन, एंड अगर वो कन्फेशन देता है तो उसके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है उसको। एंड मैजिस्ट्रेट तब तक कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक उसे रीज़न टू बिलीव, तब तक उसे ये नहीं लगता हो कि ये वॉलेंट्री दे रहा है। अगर कोई पर्सन नहीं देना चाहता है तो उसे फोर्स नहीं किया जाएगा कन्फेशन, एंड कोई भी कन्फेशन पुलिस को नहीं दिया जाएगा, पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 164, उसको हम एज ए सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस मान सकते हैं, एंड उसे यूज़ भी किया जा सकता है अगेंस्ट दी अक्यूज पर्सन। एंड नॉन जो स्टेटमेंट दी अक्यूज पर्सन ने, डेट इज़ नो कन्फेशनल स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। कोई भी पुलिस पर्सन जिसे एम्पावर्ड किया गया है, पावर दी गई है किस मैजिस्ट्रेट की किसी भी लॉ के अंदर, वो एम्पावर नहीं है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए अंडर सेक्शन 164। एंड इसके अंदर जो सेक्शन 172 होता था, मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ केस डायरी। Every police officer who is investigating the offence may require to enter daily his proceedings regarding the investigation in a diary, जिसे हम केस डायरी कहते हैं। डे टू डे अपनी प्रोसीडिंग लिखेगा, एंड जो केस डायरी होगी वो कभी भी यूज़ नहीं की जाएगी एज ए सब्सटेंशियल एविडेंस। फिर हमारा सेक्शन 167 कहता है प्रोसीजर क्या रहेगा अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती विद इन 24 आवर्स। जो हमारा विद इन 24 आवर सेक्शन 57 प्रोवाइड करता है, किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। अगर इफ़ द पुलिस ऑफिसर थिंक्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स, अरे यार ये तो इन ऑफिस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन नॉट बिलो द रैंक। हाँ, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो SI रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, एंड वो अपनी फॉरवर्ड करेगा अक्यूज को नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास 167(1) के अंदर। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास 167(2)A के अंदर। जिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अक्यूज को पेश किया जाएगा उसकी जुडिक्शन बनती है या नहीं बनती, वो ऑथराइज कर सकता है अक्यूज पर्सन की डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी नॉट एक्सीडिंग 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता इन ए होल। यदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिफोर जिसके पास अक्यूज़ को पेश किया गया है एंड उसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती केस को ट्राई करने के लिए, एंड उसे लगता है कि आगे फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी है, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि अक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड किया जाए उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जिसकी जुरिडिक्शन बनती है अंडर सेक्शन 167(2). आफ्टर जो 15 डेज़ की जुडिशियल पुलिस कस्टडी थी, जो भी डिटेंशन के ऑर्डर दिए थे ऑथराइज किया गया था, अक्यूज को सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है आफ्टर 15 डेज, बट नॉट द कस्टडी ऑफ पुलिस। पुलिस कस्टडी में सिर्फ 15 डेज़ के लिए ही रखा जा सकता है, 15 डेज़ के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा।
हाँ, मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है डिटेंशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। अगर उसे लगता है कि कुछ एडिक्यूट ग्राउंड्स है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्यूज्ड का कस्टडी में होना ज़रूरी है, तो ऑथराइज कर सकता है। एंड जो ऑथराइजेशन होगी वो एक्सीड नहीं करेगी 90 डेज, पीरियड ऑफ 90 डेज एंड 60 डेज। पीरियड ऑफ 90 डेज तो उन ऑफेंसेज में जिनकी पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मर्डर के केसेस है, उनके अंदर 90 डेज की कस्टडी की ऑथराइजेशन दी जा सकती है। 60 डेज कोई भी एनी अदर ऑफेंसेस। And on the expiry of the 60 and 90 days, if police official fails to submit his report, that is called charge sheet, that is or challan under section 173, the accused person has a right to be released on bail, जिसे हम डिफ़ॉल्ट बेल भी कहते हैं। अगर 90 और 60 दिन के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है और चालान पेश नहीं कर पाती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो अक्यूज पर्सन को बेल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट बेल दी जाएगी अक्यूज पर्सन को। लेकिन हाँ, अक्यूज पर्सन को आफ्टर 90 डेज़ के बाद भी रखा जा सकता है अगर वो फर्निश नहीं करता बेल को, बेल फर्निश नहीं करता है अपनी, या बॉन्ड्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट्स है बेल की, अगर वो नहीं दे पाता है तो उसे रखा जा सकता है। फिर हमारा प्रोसीजर टू बी फॉलोड ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगर अक्यूज को रिलीज़ कर दिया जाएगा, अगर ऐसा लगता है कि एविडेंस नहीं है उसके अगेंस्ट सेक्शन 169 के अंदर, सेंड कर दिया जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास। अगर लगता है कि एविडेंस है ट्रायल चलाने के लिए 170 के अंदर, रिपोर्ट पेश कर देगी, जो चलान होता है हमारा 173 के अंदर, 173 के अंदर रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 173(8) के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेट करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल कर सकती है पुलिस ऑफिसर, 173(8) के अंदर पावर है उनको। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 173 के अंदर, एवरी इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले, द रिपोर्ट इज कॉमनली नोन एज चार्जशीट और चलान, उसे हम चार्जशीट और चलान कहते हैं। जो रिपोर्ट होती है शेल नॉर्मली सबमिट की जाती है सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा, जो कि अपॉइंट की जाती है अंडर सेक्शन 158, एंड सच एन ऑफिसर अगर जब तक पेंडिंग है ऑर्डर्स मैजिस्ट्रेट के, डायरेक्ट कर सकता है SHO को कि आगे आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो 173(3) के अंदर। एंड द पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस रिपोर्ट पेश की जाएगी अंडर सेक्शन 173 विल कंटेन, उसके अंदर बेसिकली होगा क्या, फैक्ट्स होंगे, कंक्लूजन होगा जो पुलिस ने ड्रॉ किया है, जो पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन 173(8) के अंदर, जो सेक्शन 173 है ना, वो मना नहीं करता, ना ही वो प्रिक्लूड करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक रहा वो किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग रिपोर्ट पेश करने के बाद। अगर हमने 173 के अंदर पहले रिपोर्ट पेश कर दिया, चलान फाइल कर दिया, तो जो सेक्शन 173 है वो प्रिक्लूड नहीं करता कि आप आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एंड वो फर्दर फाइल कर सकते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जो कि हमारा सेक्शन 173(8) कहता है, 173(8) की रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। बेसिकली यही था हमारा इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। एंड आफ्टर जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है विद इन 90 डेज और 16 डेज़ के अंदर, जब पुलिस अपना चालान या चार्जशीट पेश करती है, जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करती है पुलिस, जो भी चार्जेस लगाती है, फॉर एग्जांपल 302 के साथ 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी जो भी लगा देती है पुलिस, तो सारे ही चार्जेस लगा देती है एक बार तो। बट आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, जो पुलिस चालान पेश करती है उन चार्जेस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट होने के बाद चार्जेस के ऊपर देन द मैजिस्ट्रेट जो होता है वो फिक्स करता है प्रॉपर चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस लगेंगे अक्यूज के ऊपर, ना कि जो पुलिस ने पेश कर दिया उन्हीं के ऊपर ट्रायल चलता है। मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कौन से चार्जेस सही हैं, फ्रेम करेगा चार्जेस अक्यूज के ऊपर, एंड आफ्टर डेथ उन चार्जेस के ऊपर ही ट्रायल चलेगा उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो कि अक्यूज ने कमिट किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारा चैप्टर 12 प्रोवाइड करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ एनी सजेशन फ्रॉम यू, सजेशन आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फ्रेंड्स।